नमस्कार मित्रों, आरवी आईएफपीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक महान राजा पर चर्चा करेंगे जो कि सल्तनत कालीन है। सल्तनत काल में सबसे शक्तिशाली राजा जिसने अपनी सीमाओं का बहुत अधिक विस्तार किया, कई युद्ध लड़े, कई आक्रमणों को, मंगोल आक्रमण जैसे होते हैं उनको इन्होंने दबाया, प्रशासनिक सुधार किया, राजत्व का सुधार किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैन्य व्यवस्था में सुधार किया। तो ऐसे व्यक्ति का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत कालीन सबसे शक्तिशाली राजा था। सल्तनत काल में सबसे शक्तिशाली राजा, बुद्धिमान राजा, युद्ध कौशल को धारण करने वाला ऐसा राजा जिसने अपनी सीमाओं का बहुत अधिक विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक सुधार पर पहले चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सुधार किए थे प्रशासन में वो काबिले तारीफ हैं। आर्थिक मामलों के नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवान ए रियासत कहते हैं। ये विभाग है दीवान ए रियासत। आर्थिक मामलों के सुधार के लिए, आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए यह विभाग दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियंत्रित किया गया था, मतलब बनाया गया था। एक व्यक्ति का, एक पद का निर्माण किया गया था। उस पद का नाम है मुहतसिब। मुहतसिब व्यक्ति, यह व्यक्ति क्या है? इस व्यक्ति को बोलते हैं जन आचरण अधिकारी। लोगों के और अधिकारियों के, कर्मचारियों के, जनता का क्या आचरण चल रहा है ये इनकी सूचना रखता था। कहीं इनके आचरण खराब तो नहीं हो गए हैं, खराब होने से प्रशासन में ये विद्रोह तो नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से मुहतसिब, ये जन आचरण अधिकारी, इसकी नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है। वहीं प्रशासनिक सुधार में गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग को भी बनाता है। गुप्तचर विभाग बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं कि देखिए, कहीं जनता में कहीं फूट तो नहीं हो रही है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है, कहीं विद्रोह की संभावना तो नहीं बन रही है, अधिकारी वर्ग कहीं फूट तो डालने नहीं रहे हैं, कहीं विद्रोह करने की संभावना तो नहीं है। तो ऐसे छोटी छोटी सूचनाएं जो शासन के लिए हानिकारक हो सकती हैं, ये सब गुप्तचर विभाग देखता था और सूचना लाकर राजा तक पहुंचाता था। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये प्रशासनिक सुधार के कुछ मामले थे। एक पद और बनाया था जो मुहस्सिब जैसा ही था, मुनहियान। मुनहियान, यह एक पद था जिसका काम मुहतसिब जैसा ही था। तो इस तरह उसने प्रशासन को, प्रशासनिक सुधार करने का कार्य किया। वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहता था। वो कहता था कि मैं ना तो पढ़ा लिखा हूं, ना मुझे कोई ज्ञान है, लेकिन मैं वही काम करता हूं जिससे जनता की भलाई हो। तो ये अच्छी बात है। एक प्रशासक में ये होना चाहिए, राजा में होना चाहिए कि वह जनता की भलाई के लिए कार्य कर सके। अशोक ऐसे थे व्यक्ति। प्राचीन काल में, मौर्य काल में अशोक आप देखते हैं, उनका भी प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार था। वहीं अकबर महान भी हमारे भारत में अच्छा व्यक्ति कहा जाता है, महान कहा जाता है। तो अकबर भी ऐसा था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी भी जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए कार्य करता था। उसने अपने काजी से भी यह बात कही थी कि मैं एक मुसलमान हूं, ना मुझे पढ़ने आता है, ना मुझे कोई ज्ञान है, लेकिन मैं जनता के भलाई के लिए काम करना चाहता हूं, भलाई के लिए काम करूंगा। तो इस तरह उसने अपने प्रशासनिक सुधार किया। वही सैन्य सुधार में आ जाइए। इसने सैन्य सुधार का भी काम किया। सैन्य सुधार क्या किया इसने? सैन्य सुधार के लिए इसने जो सेना है उसका केंद्रीकरण किया, सेंट्रलाइज सेना बना दी गई। सेना में जो सिपाहियों की भर्ती थी वो सीधी भर्ती द्वारा होने लग गई। अब सीधे जो सिपाही थे केंद्र के प्रति जिम्मेदार थे, कहीं कोई जागीरदार और ये सब नहीं था कि जागीर के सैनिक अलग हो गए, जमींदार के सैनिक अलग हो गए। इस तरह को कुछ जागीरदारी प्रथा
ये सब थी ना, ये उसने खत्म किया। सीधी भर्ती केंद्रीकरण प्रारंभ किया, सीधी भर्ती करना प्रारंभ किया। सैनिकों का एक ड्रेस हुलिया रखना प्रारंभ कर दिया गया। अब हुलिया क्यों रखा गया? क्योंकि फलाना व्यक्ति भर्ती हुआ सेना में, उसकी जगह पे उसका बुढ़ा बाप आ गया, तो ऐसे में पहचाना नहीं जा सकता था कि वह सैनिक केंद्रीय सैनिक है कि नहीं। तो इसीलिए सैनिकों का हुलिया रखा जाता था, उन्हें ड्रेस दी जाती थी, उनका नाम पहचान सब कुछ होता था कि आदमी बदला ना जाके वही आदमी बना रहे, वही सैनिक बना रहे। वहीं घोड़ों के लिए भी जो घोड़े की दागने की व्यवस्था, पीठ में मार्क मारा जाता था, ठप्पा मारा जाता उसके घोड़े के पीठ में, जिससे पता लग जाता था कि यह घोड़ा राजा का है, राज शासन का है, सम्राट का है। वहीं ऐसे घोड़े जो बेकार के घोड़े हैं उन्हें लोग सेना में भर्ती करवा देते, तो ऐसे घोड़े की भी पहचान हो जाती थी कि यह घोड़ा राज्य का नहीं है। तो सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, सैनिकों घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। सैन्य सुधार में ये बता रहे हैं, सेना की भर्ती हो गई। अब सैनिकों को वेतन दिया जाता था, जैसे कि जिसके पास एक सिपाही के पास एक घुड़सवार है तो उसका वेतन कितना होता था? सैनिकों का वेतन, एक सिपाही जिसके पास एक घोड़ा है, एक घुड़सवार को 234 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। वहीं इसके पास एक घोड़ा है, एक और घोड़ा अगर इसके पास हो गया, 2 घोड़े हो गए सिपाही के पास, तो एक अतिरिक्त घोड़े के लिए 78 टंका अतिरिक्त दिया जाता था। ठीक है, एक सिपाही को। पैदल सैनिक को कितना दिया जाता था? 136 टंका वेतन दिया जाता था सालाना। तो वेतन देने का भी कार्य किया गया। तो इतनी बड़ी सेना रखी गई। सेना किस लिए? विद्रोह को दबाने के लिए, आक्रमण करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से युद्ध करे थे, जैसे दक्षिण भारत में उसने युद्ध किए बहुत से, देवगिरी हो गया, वारंगल हो गया, मदुरा हो गया, इन सब पर विजय प्राप्त की थी। वहीं उत्तर भारत में भी उसने काफी विजय किए, जैसे गुजरात क्षेत्र में, उत्तर भारत मतलब पश्चिम भारत में, गुजरात में रणथंबोर मालवा हो गया, मेवाड़ हो गया, इन सब पर इसने आक्रमण किया था। तो इन सब आक्रमण के लिए उसे सेना की आवश्यकता थी। तो सेना के लिए सेना का पुनर्गठन, सैन्य सुधार की आवश्यकता थी। सैन्य सुधार के लिए उसने केंद्रीकरण, सेना का केंद्रीकरण किया, सीधी भर्ती प्रारंभ की। सीधी भर्ती और सैनिकों का हुलिया रखा, उनको वेतन दिया गया और घोड़े को दागने की प्रथा चालू की गई। इस तरह इसने सैन्य सुधार किए। सैन्य सुधार आपने पढ़ लिया। अब आइए आज अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण करने का क्या उद्देश्य था, हमें यही पढ़ना है। बाजार नियंत्रण तो करना जरूरी भी है। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो, तो ये समकालीन लेखक हैं जिनकी लेखनी से पता लगता है कि हमें अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कैसे था। बर्नी और अमीर खुसरो से हमें यह ज्ञात होता है कि जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी सैन्य सुधार के संबंध में थी। सैनिकों को वेतन भी देना है और बाजार नियंत्रण व्यवस्था नहीं रहेगी तो वेतन के लिए पैसा कैसे आएगा, भू राजस्व कैसे प्राप्त होगा, तो इसलिए बाजार नियंत्रण जरूरी था। वहीं अन्य इतिहासकार भी कहते हैं कि आम जनता को राहत देना चाहता था। भाई, मूल्य वृद्धि होगी तो जनता गरीब हो जाएगी ना, उसको वस्तु पदार्थ सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। तो ऐसे में बाजार नियंत्रण बहुत जरूरी था, वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसका उद्देश्य एक तो सैन्य सुधार, उनको वेतन देने के लिए, सैनिकों के लिए, सेना का खर्च उठाने के लिए बाजार नियंत्रण आवश्यक था। वहीं जनता के भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए, अमीर खुसरो का स्टेटमेंट है, जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। वहीं बर्नी का स्टेटमेंट यही है कि वह सैन्य सुधार करना चाहता था। तो इस तरह वह बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करता है। उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था में जो मुल्तान के व्यापारी हैं, मुल्तान के व्यापारियों को ऋण देना प्रारंभ कर दिया। ऋण क्यों दिया? कि आप बाहर से माल लेकर आइए और यहाँ दिल्ली में, दिल्ली मतलब सहना ए अदल मंडी कही जाती है दिल्ली में लाकर बेचिए। तो बाहर की वस्तुओं को भारत में लाने के लिए उसने
मुल्तान के व्यापारियों को मतलब ऋण भी देना प्रारंभ किया। तो इस तरह उसने काम किए। वस्तु की जो कीमत है उसने वो उत्पादन लागत के आधार पर, जो उत्पादन लागत में जो खर्चा आ रहा है उस आधार पर तय की। एकदम से ज्यादा मूल्य ना हो जाए, ज्यादा खर्च ना आ जाए लोगों पर और सैन्य पर, इस तरह उसने ध्यान रखा। तो कैसे उसने नियंत्रण रखा वस्तुओं की कीमत पर? कीमत का उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं की कीमत उसने निर्धारित की। ठीक है। वहीं अकाल पड़ रहा है तो अकाल से बचने के लिए, अकाल के समय अनाज उत्पन्न नहीं होता है, लोगों को अनाज चाहिए, सेना के लिए भरण पोषण के लिए अनाज चाहिए, तो उसने अन्नागारों की स्थापना की थी। अन्नागार मतलब जहां पे अनाज का स्टोर किया जा सके। स्टोर किस लिए? जब अकाल पड़ जाए और सूखा पड़ जाए और अनाज की कमी हो, उत्पादन कम हो, उस समय अन्नागारों में रखा हुआ अन्न जनता में और सैनिकों में के भरण पोषण के लिए कार्य थे। इस तरह उसने अन्नागार की स्थापना करता है। वहीं उसने मलिक कबूल को सहना ए अदल का महानिरीक्षक नियुक्त किया। मलिक कबूल जो बाजार में देखता है कहीं कोई घटबढ़ तो नहीं हो रही है, कहीं कोई गलत चीज तौल तो नहीं रहा है। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई गलत तौल रहा है, गलत तरीके से बेच रहा है तो उसको दंड दिया जाता था। सुना है, यह भी सुना है कि मांस काट लिया जाता था, जितना उसने कम तौला है उतना मांस काट लिया जाता था, इस तरह का दंड दिया जाता था। तो मलिक ए कबूल को सहना ए अदल क्या है? दिल्ली की बाजार है, उसका महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था मलिक कबूल को। तो उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई। अब आइए हम देखते हैं अन्य सुधार। देखिए, मिटाने वाला हम देखते हैं मिटर जाए, तो अन्य सुधार भी हम इधर लिखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत व्यवस्था लागू की थी। मसाहत व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था है। ठीक है, भू राजस्व से संबंधित मसाहत व्यवस्था, जिसमें भूमि की माप की जाती थी। भूमि की माप के आधार पर उसने भू राजस्व की वसूली की थी। भू राजस्व के लिए मसाहत व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थी। भू राजस्व की वसूली भूमि की माप के आधार पर, भूमि की माप की जाती थी। ये नहीं है कि बंजर भूमि में अधिक धन वसूल कर लिया गया और बिना नापे ही आपको कर देना पड़ेगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा, इस तरह की बातें नहीं थी। भूमि की माप की जाती थी, माप के आधार पर आपका भू राजस्व निर्धारण किया जाता था। यह मसाहत व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगाई गई थी। तो भू राजस्व कितना था? भू राजस्व इसमें जो भूमि की माप की इकाई क्या थी? माप की इकाई बिस्वा थी। बिस्वा क्या है? भू माप की इकाई। भू राजस्व के अलावा भूमि से जो टैक्स प्राप्त होता है उस अन्य कर भी लिया गया, जैसे घरी कर, गृह कर जिसे कहा जाता है, हाउस टैक्स जिसे घरी कर, और चरी कर। चरी माने पशुओं को जब चराया जाता था उसको भी टैक्स देना पड़ता था लोगों को, चराई मतलब जीव जंतु को चराने का टैक्स। तो घरी कर, गृह कर, चरी कर, ये सब देना पड़ता। चरी कर मतलब वो पशुओं को चराने का टैक्स देना पड़ता। इस तरह ये टैक्स भी इसने वसूल करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अब इसने देखा कि भाई इतनी बड़ी सेना में रख रहा हूं, तो जो प्रीवी पर्स दिया गया है लोगों को, अनुदान में भूमि दे दी गई है, अरे आप हमारे जानने वाले, अरे आपको इतना हम दे देते हैं इनाम, इतनी जागीर आपको दे देते हैं, वो सब वसूल करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसमें जैसे जिसको इनाम कहते थे, इदरार कहते थे, वक्फ कहते थे। वक्फ
ये संस्था को दिया जाने वाला वो भूमि थी। संस्था को, कोई संस्था है, और जो इनाम होता था, इदरार होता था, और ये सब व्यक्ति को दिया जाता था। तो इस तरह के जो प्रीवी पर्स दिए जाते थे, इसको वसूल कर लिया गया। अब इसको देना बंद कर दिया गया, और जो दिया गया उसको वसूल करने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, क्योंकि उसे बहुत बड़ी सेना रखनी है, इतने युद्ध लड़ने हैं। हम केंद्रीय धन को ऐसे बांट दिया जाएगा, जागीरों को ऐसे जमीनों को बांट दिया जाएगा, तो कैसे उसका शासन चल पाएगा। इसलिए उसने इस तरह का काम किया कि समस्त भूमि को जब्त करना, जो इस तरह दी गई है, उसने ऐसा काम किया। तो ये कुछ लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जैसे खुद मुकद्दम चौधरी को विशेष अधिकार दिए गए थे। उनके विशेष अधिकारों को छीन लिया गया। किसके? खुद होते थे, खुद मुकद्दम चौधरी, इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे शासन की तरफ से, पहले दिए गए थे। ये अपना बहुत चलाते थे शासन में, तो इनके अधिकारों को काटने के लिए इनको अधिकारों को रोका गया। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक प्रशिक्षण किया, निरीक्षण किया, एक समीक्षा की कि भाई साम्राज्य में विद्रोह कैसे होता है। तो विद्रोह होने का कारण उसने देखा कि लोग नशीले पदार्थों का सेवन जब करते हैं तो विद्रोह हो सकता है। जनता के पास या अधिकारियों के पास धन अधिक हो जाता है, तब वो विद्रोह कर सकते हैं, है ना। यदि साम्राज्य के अधिकारी कर्मचारी यदि संगठन बना के कोई गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं, समारोह में भाग ले रहे हैं, तो ये विद्रोह कर सकते हैं। और उनके पास यदि सेना हो रही है तो वो विद्रोह कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने एक निर्णय लिया इन सब बातों को देखकर कि जो नशीले पदार्थों की बिक्री को उसने रोक लगा दी, उम्रा वर्ग के कुछ अधिकारों को उसने रोक दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उम्रा वर्ग के अधिकारों को रोक दिया गया, है ना। और धन का एक जगह केंद्रीकरण, एक व्यक्ति पर केंद्रीकरण रोकने के लिए चौधरी, मुकद्दम और ये खुद, इनके विशेष अधिकारों को छीन लिया गया। वहीं इनाम में दी गई भूमि, इदरार भूमि, वक्फ भूमि, इन सबको वसूल करने का काम किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तरह शासन को नियंत्रित करने का काम किया। नशीले पदार्थों के की बिक्री पर रोक लगा दी। तो इस तरह वह अपने प्रशासन को नियंत्रित करना चाहता था। आइए हम जरा अलाउद्दीन खिलजी के कुछ विजयों पर चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण जो युद्ध हैं, सबसे पहला गुजरात विजय 1297। ये देखिए 1297 में गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात का राजा था राय कर्णदेव सेकंड। राय कर्णदेव सेकंड ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर, उसके राज्य गुजरात पर आक्रमण कर लिया है, और ये डरपोक आदमी था। इसने अपनी पुत्री देवल देवी, पुत्री का नाम है देवल देवी, देवल देवी पुत्री से कहा कि चल बेटा भाग चलते हैं, आक्रमण हो गया है। अपनी पुत्री को लेकर भाग गया, पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी का नाम था कमला देवी। तो उसने सोचा कि ये पत्नी तो बहुत लड़ती है, लड़ाई झगड़ा करती है, बहुत ज्यादा बात करती है और बात मानती नहीं है। पत्नी को छोड़ दिया, कमला देवी को, और अपनी पुत्री को लेकर वो भाग गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, कमला देवी पत्नी का नाम है, कमला देवी को पकड़ लिया और कमला देवी को कहा कि चलो तुम हमारे हरम में चलो। हरम में भेज दिया उसने। तो गुजरात का विजय उसने ऐसे की। राय कर्णदेव सेकंड वहां का राजा था, वो अपनी पुत्री देवल देवी को साथ, पुत्री को लेकर भाग गया, पत्नी को छोड़ दिया, क्योंकि पत्नी लड़ाकू थी, ऐसा मानना है कि ठीक है। कमला देवी जो पत्नी थी, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने हरम में भेज दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है गुजरात विजय की। अब आइए रणथंबोर विजय 1299 में। रणथंबोर के लिए ये स्वयं नहीं गया था, अपना सेनापति नुसरत खां को भेजा था। नुसरत खां मारा गया। फिर मारा गया तो 1301 में खुद वह जाता है रणथंबोर और रणथंबोर को जीत लेता है। अब आइए इस पर फिल्म बनी है, मेवाड़ राज्य पर। मेवाड़ का जो आक्रमण होता है उसके लिए हम बताते हैं 1303 में
मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ का राजा रतन सिंह वहां का राजा होता है और हरा देता है। मेवाड़ पर आक्रमण करने का उद्देश्य ये था, कहा जाता है, ऐसा जनश्रुतियां हैं कि रतन सिंह की जो पत्नी थी, है ना, उस पर अलाउद्दीन खिलजी बहुत आसक्त था, है ना। पद्मावती नाम था, फिल्म बनी है पद्मावती की, आप पद्मावती फिल्म देख सकते हैं। पद्मावती पर बहुत आसक्त था। कहा जाता है कि गोरा बादल नामक 2 वीर सैनिकों ने पद्मावती की रक्षा की थी, ऐसा कहा गया है। तो 1303 में मेवाड़ में रतन सिंह राजा पद्मावती पर आसक्त, ऐसी जनश्रुतियां हैं। गोरा बादल लड़ाई झगड़ा करके पद्मावती की रक्षा करते हैं और ये मेवाड़ 1303 हो गया। उसके बाद 1305 में मालवा को जीत लेते हैं। कौन? मालवा का शासक था महलक देव। महलक देव मालवा का शासक था। 1305 में मालवा को जीत लेता है, ठीक है। 1303 में ही चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करता है। 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करता है और चित्तौड़ का नाम बदल देता है। नाम बदल कर क्या करता है? खिजराबाद करता है। क्या करता है? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर देता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ विजय हैं। बहुत से मंगोल आक्रमण इसके समय हुए थे, 4-5 आक्रमण हुए थे। मंगोल आक्रमण को ये रोकता है। वहीं दक्षिण भारत में भी यह विजय प्राप्त करता है। दक्षिण भारत की जो इसकी नीति थी विजय प्राप्त करने की थी, पहले कहां कहां जाता है देखिए। दक्षिण भारत में इसके राज्य हम दिखाते हैं, कहां कहां इसने आक्रमण किए हैं अलाउद्दीन खिलजी। देवगिरी 2 बार आक्रमण करता है, 1305 और 1307 में। वारंगल, मदुरा, तो ये सब है। देवगिरी, वारंगल, मदुरा में आक्रमण करके ये दक्षिण भारत को विजय करता है। लेकिन यहाँ पे शासन नहीं करता है। इनसे कहता है कि आप टैक्स देते रहो हमको, हम टैक्स आपका लेंगे, आप राजा बने रहो। इस तरह देवगिरी का जो राजा है राय उसको विशेष सम्मान देता है, सम्मान करता है देवगिरी के राजा को। राजा रामचंद्र कुछ नाम है इनका, आप कमेंट करके बताइएगा देवगिरी का राजा कौन था। इसका विवाह कमला देवी से करवा देता है। किसी से करवाता है, नाम शायद हम मिस कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। देवगिरी का शासक था, राजा रामचंद्र था, है ना। आप कमेंट करके बताइए सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो दक्षिण भारत के राज्यों को टैक्स देकर फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया कि आप हमसे जरा दूर हैं, आप हमें केवल टैक्स देते रहिए, हम आपके राज्य को अपने में मिलाएंगे नहीं, आप स्वतंत्र घोषित रहिए। ऐसा अशोक करता है। अशोक नहीं, एक और सम्राट है दक्षिण भारत का, कौन है वो बताइएगा, जिसने दक्षिण भारत को विजय तो किया लेकिन अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, कुछ शर्तों को छोड़कर कुछ शर्तें लगा दी। ऐसे ही शर्त जैसे टैक्स देते रहिए। वो दक्षिण भारत के राज्य के नाम को भी आपको बताना है, हम थोड़ा मिस कर रहे हैं। चलिए, आज हमने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा, अगले वीडियो में हम और कुछ पढ़ेंगे। चलिए।